Hello students, myself Dr. Ashish Srivastav and today we will discuss one another important phylum of animal kingdom that is phylum Aschelminthus। तो आज का ये लेक्चर जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो Aschelminthus फाइलम पर बेस्ड है। और एनिमल किंगडम में जब हम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस ऐसे फाइलम्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट फाइलम होता है उसका नाम है Aschelminthus। एस्केलमिंथस फाइलम में क्या पढ़ना जरूरी है और हमें कितनी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए अगर हम नीट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको मैं बता देता हूं कि एस्केलमिंथस फाइलम में आपको एनसीईआरटी बेस्ड वो सभी कमेंट्स पढ़ना है जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन एनसीईआरटी के अलावा अगर आपको एस्केलमिंथस फाइलम के बारे में कुछ भी जानना जरूरी है जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आया है, तो वो मैंने आपको इस लेक्चर में बहुत प्रॉपर वे में कॉमेंट वाइज लिख रखा है, जिसको आपको समझना भी है, जिसको मैं आपको समझाऊंगा और आप को प्रॉपर वे में स्टडी कराऊंगा। तो एस्केलमिंथस फाइलम के बारे में जो कुछ भी जानना जरूरी है, जितना भी हमारे नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ आज के इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। आप केवल क्या कीजिए, इस लेक्चर को शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से देखिए। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कमेंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए अबाउट द फाइलम एस्केलमिंथस, उनको आप बड़े ध्यान से नोट कीजिए। इसके अलावा आपको एस्केलमिंथस फाइलम में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का अपना लेक्चर एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस फाइलम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 13 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एस्केलमिंथस। यानी कि हम अपनी एक परंपरा बना चुके हैं, जब भी मैं किसी भी फाइलम को आपको पढ़ाता हूं मैं सबसे पहले आपको 13 कैरेक्टर से याद कराता हूं। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको सबसे पहले यह बताया कि अगर हम हर एक फाइलम पर 13 कमेंट लिखने की आदत डाल लें, अगर हम हर एक फाइलम पर 13 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लिखने की आदत डाल लें, तो आप ऑलमोस्ट एनिमल किंगडम का 70% जो कह सकते हैं कि कंसेप्ट्स हैं, 70% जो कंटेंट है वो आप वैसे ही कवर कर लेते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा 13 वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो फाइलम एस्केलमिंथस के लिए हाईली स्पेसिफिक हैं। नंबर 1, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो मैं आपको एकदम स्पष्ट बता देता हूं कि ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें आने वाले सभी एनिमल्स में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आप बिल्कुल बिना सोचे यहां पर लिख सकते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको याद रखना है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है। तो आप याद रखिए कि एस्केलमिंथस पहला फाइलम है जहां से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि इससे पहले जो फाइलम है एस्केलमिंथस से पहले जो फाइलम है यानी कि प्लेटीहेलमिंथस, तो उसमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। उससे ऊपर जाएं तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में आप देखेंगे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। और सबसे पहला फाइलम हमारा मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स जिसमें आते हैं यानी कि पोरीफेरा, तो उसमें सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो फर्स्ट फाइलम कौन सा है जहां से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है? तो आपका आंसर होगा एस्केलमिंथस। और ऐसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ चुके हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं आपसे डिस्कस करता हूं और हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बॉडी सिमेट्री। बिना सोचे आप लिख दीजिए बाइलेटरल। तो बॉडी सिमेट्री के बेसिस पर एस्केलमिंथस फाइलम में आने वाले एनिमल्स कैसे होते हैं? तो आपका आंसर होगा बाइलेटरल। यानी कि इन एनिमल्स को किसी एक प्लेन को पास करके, लॉन्गिट्यूडनली एक सिंगल प्लेन को पास करके इनको दो इक्वल हाफ में सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। और बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री स्टार्ट होती है फ्रॉम द प्लेटीहेलमिंथस और फिर वो चलती है आखिरी तक यानी कि कॉर्डेट्स तक। तो बीच में कौन आ रहा है प्लेटीहेलमिंथस के बाद? एस्केलमिंथस। तो नो डाउट हमें इसमें क्या लिखना है? बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री। आपको याद रखना है कि बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल आपको देखने को मिलेगी प्लेटीहेलमिंथस से लेके कॉर्डेटा तक। बीच में एक एक्सेप्शनल केस आएगा और वो होगा एडल्ट एकाइनोडर्मेटा, जहां पर बॉडी की सिमेट्री जो है वो आपको रेडियल देखने को मिलेगी। एकाइनोडर्मेटा बीच में एक बात बिगाड़ता है। एकाइनोडर्मेटा जो है वो बीच में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन पैदा करता है। वो आपको एकदम रट लेना है, एकदम समझ लेना है, याद रख लेना है कि एकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है वो रेडियल बॉडी सिमेट्री रखता है जिसमें स्टारफिश वगैरह आती हैं, और जबकि जो उसका लार्वा होता है वो बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री रखता है। अगर इस एक्सेप्शनल केस को अलग कर दिया जाए तो फिर मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम प्लेटीहेलमिंथस टू कॉर्डेटा जितने भी एनिमल्स हैं उनमें बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री होती है। तो यह चीज आपको याद रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज द पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और यहां पर मैं लिख सकता हूं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं क्या लिख सकता हूं? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और एस्केलमिंथस एनिमल्स के पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो सेपरेट ओपनिंग है, एक माउथ की तरह एक्ट करती है और एक एनस की तरह।
तो इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और आप कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कहते हैं, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि इफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू सेपरेट ओपनिंग, वन एक्ट एज माउथ एंड अनदर एक्ट एज एनस, तो आप ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं। एस्केलमिंथस के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स वाई इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। अगली हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और यहां पर आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि पोरीफेरा हो, सिलेंट्रेटा हो, टीनोफोरा हो, प्लेटीहेलमिंथस हो और यहां तक कि एस्केलमिंथस हो, इन सभी फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरह से एब्सेंट होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है, तो फ्रॉम एनिलीड्स, एनिलीडा से सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है और फिर कॉर्डेट्स तक आपको सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। हालांकि एनिलीड्स और कॉर्डेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और उनके बीच में जो फाइलम आ रहे हैं, यानी कि एनिलीड्स और कॉर्डेट्स के बीच में जो फाइलम आ रहे हैं, यानी कि ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन। यहां पर भी एक एक्सेप्शनल केस होता है, वो है मोलस्क, और मोलस्क में नॉन सेफेलोपोड मोलस्क का ओपन है, पर सेफेलोपोडा जो है उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज होता है। तो यहां पर आप एटलीस्ट इतना याद रखें कि एस्केलमिंथस फाइलम में आने वाले एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। और ये सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, वो केवल एस्केलमिंथस में नहीं बल्कि पोरीफेरा से एस्केलमिंथस तक जितने फाइलम है उन सभी में क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मैं आपको बता दूं, प्रोडोमिनेटिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि एस्केलमिंथस फाइलम में जितने भी एनिमल्स आते हैं, जितने भी एनिमल्स आएंगे उनमें रिप्रोडक्शन का जो पैटर्न होगा दैट इज सेक्सुअल, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। तो यहां पर भी हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है, प्रोडोमिनेटिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल जो है, वो आपको देखने को मिलेगा टीनोफोर्स में। किसमें देखने को मिलेगा, टीनोफोर्स में। टीनोफोर्स के बाद प्लेटीहेलमिंथस में आपको दोनों मोड देखने को मिलेंगे, एसेक्सुअल, सेक्सुअल बोथ। लेकिन उसके बाद एस्केलमिंथस से लेकर फिर कॉर्डेट्स तक आपको लगातार केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नंबर ऑफ जर्म लेयर्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो यहां पर बहुत इजी है, हम लिख सकते हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो मैंने आपको ट्रिक दी हुई है, पहले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि एस्केलमिंथस जो हैं उनके पास जर्म लेयर्स के बेसिस पर बात करें, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स के बेसिस पर बात करें तो ये कैसे होते हैं, तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इनके पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं, आउटर मोस्ट को एक्टोडर्म कहते हैं, इनर मोस्ट को एंडोडर्म कहते हैं और उनके बीच में एक जर्म लेयर होती है जिसको हम मीजोडर्म कहते हैं। तो अगला हमारा, जल्दी से हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंप्लीट करते हैं। अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नेचर ऑफ सीलोम। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर एस्केलमिंथस एनिमल, क्योंकि आपको बता दूं कि ये सीलोम के नेचर के बेसिस पर फाल्स सीलोम रखते हैं, इसलिए इनको स्यूडो सीलोमेट कहा जाता है। तो जो भी एनिमल्स एस्केलमिंथस फाइलम में आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सीलोम, दे आर स्यूडो सीलोमेट एनिमल्स। और आपको बता दूं कि कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडो सीलोमेट एनिमल किस फाइलम में आते हैं, तो आपको याद रखना है वन एंड ओनली, दैट इज द एस्केलमिंथस। तो एस्केलमिंथस एक लौता फाइलम है जिसमें आने वाले सभी एनिमल्स जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसीलोमेट जाने जाते हैं। सिमिलरली वन एंड ओनली फाइलम जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट है, तो आपका आंसर होगा प्लेटीहेलमिंथस। तो एक फाइलम जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट है और एक फाइलम जिसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसीलोमेट कहते हैं, वो दोनों नाम आपको याद रखना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट मींस प्लेटीहेलमिंथस, ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसीलोमेट मींस एस्केलमिंथस। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर ले लेते हैं हम, और हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस एंड एब्सेंस, या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेगमेंटेशन। तो इनमें सेगमेंटेशन पूरी तरह से क्या होता है, एब्सेंट होता है। और यहां पर भी मैं आपको हिंट कर देता हूं, ट्रू सेगमेंटेशन और मेटामेरिक सेगमेंटेशन फाउंड इन एनिलीड्स, ऑर्थ्रोपोड एंड कॉर्डेट्स, जबकि स्यूडो सेगमेंटेशन आपको टेपवॉर्म जैसे एनिमल्स में देखने को मिल जाएगा जो प्लेटीहेलमिंथस फाइलम को बिलोंग करते हैं। लेकिन एस्केलमिंथस फाइलम में सेगमेंटेशन के बेसिस पर हम इनको कहेंगे कि इनमें सेगमेंटेशन पूरी तरह से क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इनमें सेगमेंटेशन अनुपस्थित होगा, इनमें सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। वी नो दैट कि नोटोकॉर्ड इज द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ कॉर्डेट्स ओनली। आपको नोटोकॉर्ड केवल कॉर्डेट्स में देखने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की कभी जरूरत नहीं है। नोटोकॉर्ड आपको हर फाइलम में लिख देना है एब्सेंट, क्योंकि ये केवल किस में होता है, कॉर्डेट्स में होता है।
अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर मोनोसियस एंड डायोसियस सेक्स, तो हम आपको बता देते हैं कि पीसीपीसी, मैंने आपको याद कराया अपनी प्रीवियस लेक्चर में, एक ट्रिक दी हुई है। पीसीपीसी का मतलब होता है पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिंथस, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो सभी लेक्चर्स को ध्यान से देखिए। वहां पर मैंने बताया कि पीसीपीसी मतलब कि पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिंथस, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ये सब मोनोसियस सेक्स शो करते हैं, ठीक है ना। और आपको बताया है कि एक ऐसा फाइलम है जिसको हम एनिलीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिलीड्स, जिसमें आपको जो एनिमल्स देखने को मिलेंगे वो जनरली मोनोसियस भी देखने को मिलेंगे और डायोसियस भी देखने को मिलेंगे, मतलब बोथ। कुछ एनिमल्स एनिलीड्स फाइलम में ऐसे हैं जो मोनोसियस हैं जैसे कि अर्थवॉर्म, और कुछ ऐसे हैं जो डायोसियस हैं जैसे कि नेरिस। लेकिन एस्केलमिंथस में प्योरली आपको जो एनिमल्स देखने को मिलेंगे दे आर डायोसियस, तो हम यहां पर लिख देते हैं डायोसियस। और डायोसियस का मतलब होता है सेक्सेस आर सेपरेटेड, मेल अलग होंगे, फीमेल अलग होंगे, यानी एक ही स्पीसीज में आपको मेल कैंडिडेट भी देखने को मिलेंगे, फीमेल कैंडिडेट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर उठाते हैं बॉडी प्लान। तो जब भी किसी एनिमल के पास डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट। जब भी किसी एनिमल के पास डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है तो उसका बॉडी प्लान बिना सोचे आपको लिख देना है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो इनमें बॉडी प्लान कैसा होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और उसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन को लेकर, तो आपको याद रखना इनमें फर्टिलाइजेशन केवल और केवल इंटरनल होता है। तो प्रीवियस लेक्चर से मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन एस्केलमिंथस में हमें क्या याद रखना है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनमें फर्टिलाइजेशन केवल क्या होता है? इंटरनल होता है। एंड टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को लेकर अगर हम बात करें तो इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप के डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि सम एनिमल्स ऑफ फाइलम एस्केलमिंथस जो हैं वो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं एंड कुछ एनिमल्स हैं जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो A3C से भी आप याद रख सकते हैं। A3C का मतलब होता है, एक A का मतलब एनिलीड्स, एक A का मतलब आर्थ्रोपोड, एक A का मतलब एस्केलमिंथस और एक C का मतलब कॉर्डेट्स। तो एनिलीड्स हों, एस्केलमिंथस हों, आर्थ्रोपोड्स हों और कॉर्डेट्स, उन सभी में आपको डेवलपमेंट दोनों वे में देखने को मिलेगा। कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे उस सेम फाइलम के जो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे और कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे उसी फाइलम के जो कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे। तो अब यहां तक की बातें तो हमारे समझ में आ चुकी हैं फाइलम एस्केलमिंथस के बारे में। अब हम अपने 13 कैरेक्टरिस्टिक फीचर को कंप्लीट करने के बाद कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव फीचर की ओर बढ़ेंगे, पर उससे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि एस्केलमिंथस फाइलम को हम कई और भी नामों से जानते हैं। आपको याद रखना है कि जो एस्केलमिंथस फाइलम में आने वाले एनिमल्स, इनको निमेटोहेलमिंथ भी कहा जाता है। तो इनका एक और नाम मैं बता देता हूं, इसी फाइलम को हम निमेटोहेलमिंथ भी कहते हैं, ठीक है ना। आपने अपने सिलेबस में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ा होगा, एक चैप्टर है, और वहाँ पर हेलमिंथ डिसीज़ के बारे में आपने सुना होगा। वहाँ पर जो हेलमिंथस डिसीज़ हैं, एक्चुअली हेलमिंथ्स भी हम किसको मानते हैं? ऐसे एनिमल्स को जो एस्केलमिंथस फाइलम को बिलोंग करते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में जो हेलमिंथ डिसीज़ है, दैट इज़ वो ऐसी डिसीज़ की बात हो रही है जो फाइलम एस्केलमिंथस में आने वाले एनिमल्स की वजह से ह्यूमन में कॉज होती है, लाइक एस्कैरियासिस जो कि एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड से कॉज होती है, एंड फाइलारियासिस जो कि फाइलेरियल वॉर्म जिसको हम कहते हैं वुचेरेरिया, उससे कॉज होती है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि हेलमिंथ्स भी इनका नाम है, इनको निमेटोहेलमिंथ्स भी कहते हैं और समटाइम इनको नीमाटोड्स भी कह देते हैं। तो आपको कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एस्केलमिंथस फाइलम को हम कई नामों से जानते हैं, निमेटोहेलमिंथ, हेलमिंथ एंड नीमाटोड्स। तो अल्टीमेटली 4 नाम हम याद रख सकते हैं, जैसे पोरीफेरेंस को मैंने पोर्स बियरर बोला, सिलेंट्रेट्स को मैंने आपको निडेरिया भी बोला, और उसके बाद हम बात करें टीनोफोर्स को तो कॉम्ब बियरर हमने उनको नाम दिया, प्लेटीहेलमिंथस को फ्लैटवॉर्म नाम दिया। ऐसे ही एस्केलमिंथस फाइलम में आने वाले जो एनिमल्स हैं उनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि निमेटोहेलमिंथ, हेलमिंथ, नीमाटोड्स। और उसके अलावा आपको बता दूं कि जब हम इन एनिमल्स की बॉडी का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, मान लीजिए ये एनिमल है और एनिमल की बॉडी को यहां से मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन के फॉर्म में कट कर दिया, यानी टीएस ले लिया, मैंने इस एनिमल का टीएस ले लिया, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन में लूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये इस तरीके से सर्कुलर बॉडी रखते हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से सर्कुलर बॉडी रखते हैं, और इस सर्कुलर बॉडी की वजह से जब इनका क्रॉस सेक्शन लेने पर इनकी बॉडी जो हमें सर्कुलर दिखाई दे रही है, हम इनको एक और नाम भी देते हैं, दैट इज द राउंड वॉर्म। तो इनका चौथा नाम भी मैं आपको बता देता हूं,
राउंड वॉर्म यानी कि गोलकृमि। तो अल्टीमेटली निमेटोहेलमिन्थ्स, हेलमिन्थ, नीमाटोड एंड राउंड वॉर्म ये सब के सब एक ही फाइलम के कई अलग अलग नाम हैं जिसको हम एस्केलमिंथस फाइलम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर क्वेश्चन जो नीट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैबिटेट को लेकर या हैबिटेट को लेकर, तो हैबिटेट या हैबिटेट को लेकर ज्यादातर क्वेश्चन जो नीट एग्जाम में पूछे गए वो इस फाइलम को लेकर पूछे गए। आपको अगर देखना है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको ज्यादातर क्वेश्चन अगर हैबिटेट को लेकर पूछे गए तो वो राउंड वॉर्म के हैबिटेट को लेकर पूछे गए। तो आपको याद रखना है कि इनके जो हैबिटेट है वो कई डिफरेंट वे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इन एनिमल्स में यानी कि जो एस्केलमिंथस फाइलम में आने वाले एनिमल्स हैं वो 50% एंडोपैरासाइट्स हैं और 50% अप्रॉक्सीमेट जो है वो फ्री लिविंग है। एनसीईआरटी किसी भी फाइलम में अगर ये टर्म यूज करती है कि वो एंडोपैरासाइट हैं, वो फ्री लिविंग हैं, तो वो वहां पर ये जरूर मेंशन करती है कि दे आर मोस्ट ऑफ द एंडोपैरासाइट्स। जैसे कि प्लेटीहेलमिंथस फाइलम में हमने पढ़ा, प्लेटीहेलमिंथस में हमने क्या देखा, वहां लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द एंडोपैरासाइट्स। लेकिन जब आप एस्केलमिंथस फाइलम पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है यहां पर अप्रॉक्सीमेट 50% एनिमल्स ऐसे हैं जो एंडोपैरासाइट्स हैं, यानी कि एस्केलमिंथस फाइलम में जितने भी एनिमल्स आते हैं उसमें से 50% ऐसे हैं जो एंडोपैरासाइट्स हैं और 50% ऐसे भी हैं जो फ्री लिविंग हैं। जबकि प्लेटीहेलमिंथस का कंपैरिजन किया जाए जस्ट प्रीवियस फाइलम को लेकर तो वहां लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द एंडोपैरासाइट्स और बाकी जो कुछ हैं वो फ्री लिविंग या एक्टोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर हम बात करें एस्केलमिंथस फाइलम में तो वहां लिखा हुआ है दे मे बी एंडोपैरासाइट्स और फ्री लिविंग। दैट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेट 50% एनिमल्स जो हैं वो एंडोपैरासाइट्स हैं और लगभग 50% एनिमल्स जो हैं वो फ्री लिविंग हैं, यानी कि बराबर बराबर है। जितने एनिमल्स पैरासिटिक हैं उतने एनिमल्स ऐसे भी हैं इस फाइलम में जो फ्री लिविंग भी होते हैं। अब जो फ्री लिविंग हैं यानी कि एस्केलमिंथस फाइलम में आने वाले एनिमल्स जो फ्री लिविंग हैं वो या तो एक्वाटिक हैं या वो टेरेस्ट्रियल हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो फ्री लिविंग हैं वो एक्वाटिक भी हो सकते हैं यानी कि वो जल में रहने वाले भी हो सकते हैं एस्केलमिंथस या राउंड वॉर्म, या फिर वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि इनका हैबिटेट जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन और डाइवर्सिटी शो करता है क्योंकि 50% ये एंडोपैरासाइट्स हैं, 50% ये फ्री लिविंग है। अगर ये फ्री लिविंग है तो ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एक्वाटिक का एग्जाम्पल आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए टेरेस्ट्रियल का, वो है रबडाइटिस। तो RHABDITIS। तो रबडाइटिस जो है वो एक ऐसा एस्केलमिंथस एनिमल है, मैं आपको बता देता हूं, जो कि आपको ऐसी सॉइल में देखने को मिलेगा जहां पर वो सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो रिच होगी ऑर्गेनिक मैटर से, यानी कि सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। तो रबडाइटिस एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है किसका, एस्केलमिंथस फाइलम का। और रबडाइटिस एक ऐसा एस्केलमिंथस फाइलम का एग्जाम्पल है या एक ऐसा राउंड वॉर्म है, आप याद रख लीजिए, जो कि टेरेस्ट्रियल है। ये ऐसी सॉइल में आपको देखने को मिलेगा जहां पर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रिच होगा, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। आपको बता दूं कि एस्केलमिंथस फाइलम में 50% ऐसे भी एनिमल्स हैं जो एंडोपैरासाइट्स हैं और एंडोपैरासाइट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन फिलहाल आपको 2 एग्जाम्पल याद रखना है, बाकी एग्जाम्पल मैं इस लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगा। जैसे कि एस्कैरिस, तो एस्कैरिस एक ऐसा राउंड वॉर्म है जो एंडोपैरासिटिक है। एंड सेकेंड इज वुचेरेरिया। तो वुचेरेरिया एंड एस्कैरिस ये दोनों के दोनों जो हैं वो पैरासिटिक हैं और ये एंडोपैरासाइट्स हैं। तो फिलहाल आपको ये 2 नाम याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में भी दिए गए। एस्कैरिस को हम जनरली राउंड वॉर्म कहते हैं और वुचेरेरिया को हम जनरली फाइलेरियल वॉर्म कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि राउंड वॉर्म से या एस्केलमिंथस फाइलम में आने वाले एनिमल्स जो हैं दे मे बी फ्री लिविंग एंड दे मे बी एंडोपैरासाइट्स। अगर वो एंडोपैरासाइट्स हैं तो उसके एग्जाम्पल आप कम से कम 2 याद रखें फिलहाल, एक एस्कैरिस, एक वुचेरेरिया। और अगर वो फ्री लिविंग है तो वो रह सकते हैं सॉइल में भी, यानी कि टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं वो, या वो एक्वाटिक हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल का आपको एक एग्जांपल जरूर याद रखना है और वो मैं फिर से आपको एक बार याद कराता हूं, रबडाइटिस। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखिए रबडाइटिस एक ऐसा टेरेस्ट्रियल राउंड वॉर्म है जो पहली चीज तो फ्री लिविंग है और वो ऐसी मिट्टी में रहता है जहां पर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत ज्यादा रिच होता है।
अब हम कदम रखते हैं एक्सक्लूसिव फीचर्स ऑफ एस्केलमिंथस पर, यानी कि एस्केलमिंथस फाइलम में आने वाले जो एनिमल्स हैं उनके एक्सक्लूसिव फीचर्स पर हम अब डिस्कशन करते हैं। तो इस फाइलम में आने वाले एनिमल्स के कुछ एक्सक्लूसिव फीचर भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि आपको अगर इस फाइलम के एनिमल्स के एक्सक्लूसिव फीचर्स को याद रखना है तो आपको केवल और केवल याद रखने की जरूरत है पोएम्स, POEMS, कविता वाला पोएम्स। अगर आपको 13 कैरेक्टरिस्टिक फीचर आते हैं तो उनके आने के बाद आपको अगर कुछ और याद रखने की ज़रूरत है तो वो एक या दो ही ऐसे एक्सक्लूसिव या यूनिक फीचर्स हैं जो इस फाइलम के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 13 कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं आते हैं और आप एस्केलमिंथस फाइलम में आने वाले एनिमल्स को लेकर वो 13 कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं लिख सकते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल पोएम्स याद रखना है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पोएम्स। एंड मैं पोएम्स से आपको वो सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स याद करा दूंगा जो एस्केलमिंथस फाइलम के अंदर आपको याद रखने हैं और यहीं से डेफिनेटली क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि पोएम्स से हम कैसे एस्केलमिंथस फाइलम में आने वाले जो एनिमल्स हैं उनके वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एक्सक्लूसिव फीचर याद रख सकते हैं जो कि हम बाकी किसी भी तरीके से किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके याद नहीं रख सकते। क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पोएम्स में वो सभी चीज़ें हैं जो एस्केलमिंथस फाइलम को रिप्रेजेंट करती हैं। और यहाँ से अगर आपने पोएम्स भी अकेला याद रख लिया तो भी नीट में आपसे क्वेश्चन एस्केलमिंथस फाइलम पर आएगा जो वो डेफिनेटली बन सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको एग्जाम्पल भी अच्छे से याद होने ज़रूरी हैं। तो हम कैसे याद रखेंगे? तो पोएम के पी से आपको क्या याद रखना है? पोएम के पी से आपको याद रखना है स्यूडोसिलोमेट। तो हम जानते हैं कि वन एंड ओनली फाइलम, ये बड़ा एक्सक्लूसिव फीचर है, स्यूडोसिलोमेट। जो भी एनिमल्स हैं एस्केलमिंथस फाइलम में आने वाले वो सभी फाल्स सिलोम रखते हैं। तो पोएम्स के पी से हमने क्या याद रखा? स्यूडोसिलोमेट। ओ से आपको याद रखना है कि ये ऐसा एक फाइलम है जहां से सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, इसलिए ये भी एक एक्सक्लूसिव फीचर बन गया क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम एस्केलमिंथस। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ओ का मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि यहां से ही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, इसलिए क्वेश्चन आने की चांस पूरे हैं। अगला आप देखेंगे पोएम्स के ई से आपको क्या याद रखना है? तो ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें एनसीईआरटी ने खुद कहा है कि इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है। तो ई से आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसमें लिखा हुआ है कि इन एनिमल्स के पास एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है। तो आपको बता दूं एक्सक्रीटरी सिस्टम को लेकर अगर मैं डिस्कशन करूं तो पोरीफेरेंस के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम तो होता नहीं है, वो एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस से करते हैं। सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स भी बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन करते हैं। प्लेटीहेलमिंथस के पास फ्लेम सेल्स होती हैं और एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू वो अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को अपनी बॉडी के बाहर रिलीज कर देते हैं। लेकिन एस्केलमिंथस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है जो ओपन होती है एक एक्सक्रीटरी पोर्स में, जिससे ये अपने बॉडी के सभी मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीशन कर सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है। देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं कि एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। तो सीधा सीधा आंसर होता है कि अगर वो एनिमल जो नीचे लिखे गए हैं ऑप्शंस में अगर उसमें एस्केलमिंथस फाइलम को बिलोंग करने वाला कोई एनिमल है तो दैट इज द राइट आंसर। तो आप याद रखिए पहला एक्सक्लूसिव फीचर पोएम्स के पी से स्यूडोसिलोमेट, पोएम्स के ओ से आपको याद रखना है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यहीं से स्टार्ट हो रहा है इसलिए दैट इज द वेरी एक्सक्लूसिव फीचर। ई से आपको याद रखना है एक्सक्रीटरी ट्यूब और उसके बाद पोएम्स के एम से आपको क्या याद रखना है? तो पोएम्स के एम से आप याद रखें मस्कुलर फेरिंग्स। तो इनके पास एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं, ठीक है ना। और पोएम्स के एस से आपको याद रखना है एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फीचर जो एग्जामिनेशंस में आ चुका है और वो है सिंसेशियल एपिडर्मिस लेयर। तो इनके पास सिंसेशियल एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट होती है जिसकी खासियत मैं आपको बताऊंगा, विच इज कवर्ड बाय क्यूटिकल, और वो प्रोवाइड करती है
होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अगेंस्ट इन एनिमल्स को एक ऐसा रेजिस्टेंस कि ये एनिमल जब पैरासिटिक फॉर्म में ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं या किसी होस्ट एनिमल के पास जाते हैं तो उस होस्ट एनिमल के डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो इन एनिमल्स की बॉडी को डिसॉल्व या डिग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी सिंसेशियल एपिडर्मिस लेयर कवर्ड होती है क्यूटिकल से, डेड स्किन से। और इसके बारे में मैं आपसे आगे और डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझने की कोशिश कीजिए कि इन एनिमल्स में जो एस्केलमिंथस फाइलम को बिलोंग करते हैं, आपको 13 कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आते हैं तब आपको पोएम्स तो एटलीस्ट याद रखना ही है, क्योंकि यहां पर आपको वो सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलेंगे जो एस्केलमिंथस फाइलम के लिए काफी यूनिक हैं, काफी एक्सक्लूसिव हैं, और यहां से क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आएंगे। तो पी फॉर स्यूडोसिलोमेट, ओ का मतलब ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ई का मतलब एक्सक्रीटरी ट्यूब, एम का मतलब मस्कुलर फेरिंक्स, एंड एस का मतलब मैं ऊपर लिख देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सिंसेशियल लेयर, या इसको सिंसेशियल एपिडर्मिस लेयर भी कहा जाता है। तो सिंसेशियल एपिडर्मिस लेयर इनके पास होती है विच कवर्ड बाय क्यूटिकल, जो मैं आगे बताऊंगा, और इसकी वजह से ये इनके पास रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ होस्ट। चलिए सबसे पहले हम इन पांचों इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में से एक को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। आपको स्यूडोसीलोम के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है, आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से आता है, आपको एक्सक्रीटरी ट्यूब में कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम याद रखिए क्योंकि एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है। आपको मस्कुलर फेरिंग्स में कुछ ज़्यादा खास दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है बस। लेकिन सिंसेशियल लेयर या सिंसेशियल एपिडर्मिस के बारे में आपको हमेशा याद रखना है कि इनके पास सिंसेशियल एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट होती है जो कवर्ड होती है क्यूटिकल से। और आपको बता देता हूं इन एनिमल्स की खासियत कि इनकी जो बॉडी वॉल है, उसमें बाहर से लेके अंदर की ओर जितनी भी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उसमें सबसे पहले लेयर होती है कॉर्टेक्स की, जो केराटिन की बनी होती है। तो पहली लेयर जो इनकी बॉडी के बाहर होती है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जो केराटिन की बनी होती है। सेकंड लेयर होती है मैट्रिक्स की। थर्ड लेयर इनके पास जो होती है वो कोलाजन से बनी होती है। और आपको बता देता हूं कि इन तीनों ही लेयर्स को एक साथ क्यूटिकल कहा जाता है। जैसे ही कोलेजन की लेयर खत्म होती है आप देखेंगे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट बिलो सिंसेशियल लेयर प्रेजेंट होती है। सिंसेशियल लेयर अल्टीमेटली किससे कवर्ड है तो आप देख सकते हैं क्यूटिकल से कवर्ड है। तो इनके पास जो सिंसेशियल लेयर है विच कवर्ड बाय क्यूटिकल, एंड ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ होस्ट के अगेंस्ट। तो ये इस कारण से पैरासिटिक फॉर्म में जब होस्ट बॉडी में रहते हैं तो होस्ट की बॉडी में रहने के बाद जो होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो इन एनिमल्स की बॉडी वॉल को डिग्रेड नहीं कर सकते, डैमेज नहीं कर सकते, बिकॉज कि इनकी सिंसेशियल एपिडर्मिस लेयर कवर्ड बाय क्यूटिकल। आपको बता देता हूं सिंसेशियल एपिडर्मिस लेयर के नीचे बिलो द सिंसेशियल एपिडर्मिस लेयर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन एनिमल्स की बॉडी में सर्कुलर मसल्स एब्सेंट होती हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको मैं कोरिलेट कर देता हूं एनिलीड्स के साथ। अभी आपने एनिलीडा नहीं पढ़ा है, अभी आपने एनिलीड्स नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट यहां पर नोट करवा देता हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनिलीड्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी बॉडी वॉल में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। उनके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं, उनके पास सर्कुलर मसल्स भी हैं। लेकिन एनिलीड्स से जस्ट पहले आने वाला जो फाइलम है जिसको हम एस्केलमिंथस फाइलम कह रहे हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूं इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, साथ में इनके पास सिंसेशियल एपिडर्मिस लेयर कवर्ड है क्यूटिकल से, जो प्रोवाइड करती है इनको रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ होस्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज कि इनकी सिंसेशियल लेयर के नीचे जो मसल्स बिछी हुई हैं वो केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, लाइक दिस, ऐसी मसल्स हैं लॉन्गिट्यूडनल। इनमें सर्कुलर मसल्स जो होना चाहिए, जो सर्कुलर मसल्स होती हैं लाइक इस तरीके से होती हैं, इनमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं लेकिन इनमें सर्कुलर मसल्स क्या है, एब्सेंट हैं। तो इनके पास केवल और केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, सर्कुलर मसल एब्सेंट होती हैं। जबकि एनिलीड्स में, या मैं अर्थवॉर्म को एग्जांपल ले लूं तो उसमें आपको सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों मसल्स देखने को मिलेंगी। चलिए अब मैंने आपको सिंसेशियल एपिडर्मिस के बारे में क्यों बताया, क्योंकि ये पॉइंट नीट में आ सकता है। आपको बता दूं एनसीईआरटी में सिंसेशियल एपिडर्मिस को लेकर किसी भी टाइप का कोई डिस्कशन नहीं है, किसी भी टाइप से कोई कमेंट या पॉइंट नहीं लिखा हुआ है।
लेकिन फिर भी मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और इस फाइलम से सिंसेशियल एपिडर्मिस से वो रिलेटेड रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, सिंसेशियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन, तो डेफिनेटली अब हम जानते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, एस्केरिस। पर अगर हम ये नहीं पढ़ते तो हमें ये पता नहीं होता कि सिंसेशियल एपिडर्मिस का रिलेशन क्या है, किस फाइलम से है और कौन से एनिमल्स हैं जो सिंसेशियल एपिडर्मिस रखते हैं। तो अब मैं जानता हूं एस्केरिस इज द मेंबर ऑफ एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस फाइलम का एक मेंबर है एस्केरिस, और ये सिंसेशियल एपिडर्मिस रखता है क्योंकि एस्केलमिंथस फाइलम को बिलोंग करता है। अब आंसर अर्थवॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि अर्थवॉर्म एनिलिड्स को बिलोंग करता है। हाइड्रा क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रा जो है वो हमारा सिलेंट्रेट्स में आता है। और स्टारफिश क्यों नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इकाइनोडर्मेटा में आता है। और दिस इज द वेरी एक्सक्लूसिव एंड यूनिक फीचर ऑफ द एस्केलमिंथस फाइलम कि इनके पास सिंसेशियल एपिडर्मिस लेयर पाई जाती है विच कवर्ड बाय क्यूटिकल। अब मैं आपको बता दूं कि एक और क्वेश्चन नीट में आया जो सिंसेशियल एपिडर्मिस से ही रिलेटेड है देखा जाए अगर तो, और वो था ये कि एस्केरिस प्रोटेक्ट करती है खुद अपने आप को डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ होस्ट के अगेंस्ट। तो उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, तो मैंने आपको बता दिया, सिंसेशियल एपिडर्मिस लेयर covered by cuticle which provide resistance against host digestive enzymes। तो आप लिख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, क्यूटिकल। इन दो क्वेश्चंस के पीछे मैंने आपको सिंसेशियल एपिडर्मिस पर 5 से 7 मिनट बर्बाद किए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब मैं बात करता हूं एक्सक्रीटरी ट्यूब को लेकर। इसमें आपको कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखें कि हर एक फाइलम के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेसिस पर आपको एक एक कमेंट याद होना चाहिए। चलिए अभी तक जितने फाइलम हमने कंप्लीट किए वहां तक के मैं आपको याद करा देता हूं। सबसे पहले पोरीफेरा, पहला फाइलम था पोरीफेरा। पोर्स वियरर एनिमल्स थे और उनमें एक्सक्रीशन के लिए बॉडी सरफेस थी, यानी उनका एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस से होता था, उनके पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स के पास भी कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, उनका भी एक्सक्रीशन जो है वो बॉडी सरफेस से ही होता है। लेकिन प्लेटीहेलमिंथस के पास एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, जो कि सेंड आउट करती हैं अपने स्यूडोपोडिया को टिश्यूज के अंदर, कलेक्ट करती हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को, और वो प्लेटीहेलमिंथस फाइलम में आने वाले इन एनिमल्स की फ्लेम सेल से कलेक्ट किए गए इस एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू रिलीज कर देती हैं आउटसाइड द बॉडी। तो यहां तक की कहानी क्लियर है कि प्लेटीहेलमिंथस तक हमें मालूम है एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, लेकिन एस्केलमिंथस में एक्सक्रीशन के लिए क्या है, एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट है। तो ये आपको याद रखना है। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव करती है बॉडी वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स। तो एक्सक्रीटरी पोर्स भी हैं और एक्सक्रीटरी ट्यूब भी है, पर प्लेटीहेलमिंथस के पास एक्सक्रीटरी पोर्स हैं बट उनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब नहीं थी, उनके पास फ्लेम सेल्स थी। आगे हम बात करते हैं प्रीवियस फाइलम में मैंने आपको बता दिया, एक बार नोट करा देता हूं। पोरीफेरा के पास क्या है, तो बॉडी सरफेस से ये एक्सक्रीशन करती हैं, नोट कर लीजिए आप। सिलेंट्रेट्स भी क्या है, बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन करते हैं। टीनोफोर्स भी बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन कर रहे हैं। लेकिन प्लेटीहेलमिंथस की बात की जाए तो इनके पास एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स और लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर फ्लेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और यहां पर एक्सक्रीटरी ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो कि एस्केलमिंथस में आपको याद रखना है। एक और ऐसा क्वेश्चन है जो एस्केलमिंथस फाइलम में आता है, वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को लेकर आता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, आप समझने की कोशिश करें। अगर एक ही स्पीसीज के दो डिफरेंट एनिमल्स हैं जिनके सेक्स अलग अलग हैं, यानी कि मैंने एक स्पीसीज ली, उसमें दो एनिमल्स को लिया जो सेक्स के बेसिस पर मेल और फीमेल हैं, अगर उन दोनों एनिमल्स की साइज को लेकर बात करें, शेप को लेकर बात करें या उनके बॉडी फॉर्म को लेकर बात करें, अगर उनमें बहुत सारे सिस्टोमैटिक डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हम जनरली टर्म यूज करते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होगा एक ही स्पीसीज के दो डिफरेंट सेक्स रखने वाले ऑर्गेनिज्म के बीच साइज का, शेप का, उनके बॉडी फॉर्म का, इन सब के बीच में जो सिस्टमैटिक चेंजेस उनमें देखने को मिलते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर एस्केलमिंथस, क्योंकि आप देखेंगे एस्केलमिंथस फाइलम में मेल जो होता है वो थोड़ा सा स्मॉलर होता है। अगर आप देखेंगे एस्केलमिंथस फाइलम का जो मेल है वो स्मॉलर है देन फीमेल, यानी फीमेल लेंथ में लंबी है, मेल लेंथ में छोटा है। साथ ही मेल के पास आपको एक कर्व्ड टेल भी देखने को मिलेगी, यानी कि ये
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिया गया है, हमने अपने मन से यहाँ पर अलग से ये डायग्राम नहीं लिया है। आप देखेंगे कि मेल जो होता है वो लंबा नहीं होता है, वो थोड़ा सा छोटा होता है। फीमेल मेल के कंपैरिजन में बहुत लंबी होती है, पर मेल के पास एक और वेरिएशन है फीमेल के साथ अगर हम डिस्कशन करें, वो ये है कि मेल की जो टेल पार्ट है वो कर्व्ड होता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को मैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कह सकता हूँ। क्वेश्चन आपके साथ एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से किस एनिमल में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। आपके पास कोई जीनस ऑफ एनिमल दे दिया जाएगा, लाइक एस्कैरिस आ सकता है, बुचेरेरिया आ सकता है, एनसाइक्लोस्टोमा आ सकता है, ठीक है ना, टर्चूरिस आ सकता है जो कि इसी फाइलम का एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे कोई भी एक एस्केलमेंथस फाइलम का आपके सामने एग्जाम्पल रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। तो आप याद रखिए कि एस्केलमेंथस फाइलम में जो एनिमल्स आते हैं उनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें मेल और फीमेल के बीच में वेरिएशन है, बॉडी के साइज को लेकर, शेप को लेकर, बॉडी फॉर्म को लेकर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एस्कैरिस में या किसी भी एस्केलमेंथस फाइलम में, राउंड वॉर्म में अगर हम बात करें या स्पेशली एस्कैरिस में बात करूं, तो उसमें आप देखेंगे कि मेल स्मॉलर है, फीमेल आपकी जो है वो लॉन्ग है, एंड साथ में मेल के पास कर्व्ड टेल प्रेजेंट होती है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखना होगी। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ एस्केलमेंथस। एग्जाम्पल ऑफ एस्केलमेंथस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपके एनसीईआरटी में ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहां पर से कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में पूछे गए। कई बार ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में आ चुके हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए गए, हालांकि चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम जो चीज़ें लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में आ चुकी हैं उनको कवर हमें करना पड़ेगा। तो चलिए एक कहानी सुनते हैं हम लोग। एक कहानी मैं आपसे डिस्कस करता हूं और उससे हम लोग एस्केलमेंथस फाइलम के एग्जाम्पल को याद करेंगे। तो इस कहानी में आप देखेंगे ये जो आपको नीचे एक इंसान दिख रहा है, इसका नाम है लोआ लोआ। ये एक बंदा है, बड़ा डरावना टाइप का लग रहा है, दैट इज द विलेन। ये एक बहुत ही विलेन टाइप का इंसान है जिसको मैंने नाम दिया लोआ लोआ। तो हमारी इस कहानी में दो लोग हैं। जनरली हर कहानी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, पर हमारी इस कहानी में एक विलन है और एक हीरोइन है। हीरो का रोल नहीं है। हीरोइन जो है उसका नाम है, यहां पर आप देख ही रहे हैं, एनी। तो हीरोइन हमारी कौन है? एनी। और विलन जो है वो है लोआ लोआ। तो ये पहली कहानी होगी जिसमें हीरो और हीरोइन नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, एक विलन है और एक हीरोइन है। तो लोआ लोआ और एनी की एक बड़ी सिंपल सी इंटरेस्टिंग छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, जिससे हम एक सिंपल सा सेंटेंस ड्राइव करेंगे और उससे हम एस्केलमेंथस फाइलम में आने वाले सभी एनिमल्स के जो एग्जाम्पल हैं वो याद रखेंगे। तो देखिए, जो लोआ लोआ है वो एक ऐसा विलन है जो अपना रूप बदल सकता है। देखिए, पहले आपको मैंने उसकी फोटो कैसी दिखाई है, यहां पर ये लोआ लोआ है, और ये जब भी चाहे अपना शक्ल जो है, अपना जो फेस है वो चेंज कर सकता है। देखिए, उसने यहां पर अपनी शक्ल चेंज कर ली। तो लोआ लोआ यहां पर आपको कुछ विकास दुबे टाइप का लग रहा होगा, लेकिन ये विकास दुबे नहीं है, ये लोआ लोआ ही है, ठीक है ना। तो हमारा जो लोआ लोआ है वो एक विलन है इस कहानी में, और एक लड़की है जो इस कहानी की हीरोइन है जिसका नाम है एनी। यहां पर मैंने किसको बैठा रखा है? एनी को। अब होता यह है कि जो लोआ लोआ है वो एनी को हमेशा डराता रहता है। लोआ लोआ क्या करता है? एनी को हमेशा डराता रहता है। कभी बातों से डरा देता है, कभी चीख और चिल्ला कर डरा देता है, कभी किसी और तरीके से डरा देता है। धीरे धीरे वो एनी को डराने के लिए नए नए तरीके सोचता रहता है। एक बार ऐसा होता है कि जो लोआ लोआ है वो एनी को डराने के लिए तीर का इस्तेमाल करता है। तीर जो अपन धनुष के साथ तीर चलाते हैं ना, वो वाला तीर है। तो कहानी ये है कि लोआ लोआ जो है वो अक्सर एनी को डराता रहता था, पर एक बार क्या होता है, लोआ एनी को कैसे डराता है? तीर से। तो लोआ लोआ अक्सर एनी को तीर से डराना शुरू कर देता है। अब वो हर बार एनी को क्या करता है, एक नया तीर लाता है और उसको दिखा देता है कि ये तीर मैं तुम्हारे ऊपर चला दूंगा, और वो ये देखकर क्या होती है, डर जाती है। और ये चीज़ अब बहुत रिपीटेड होने लगती है। तो लोआ लोआ अक्सर एनी बेचारी को क्या करता है, तीर से डराने लगता है, और डराकर वो क्या करता है, उसके घर में एंट्री कर लेता है। तो जैसे ही तीर से एनी डर जाती है, वो उसको डराने के बाद उसके घर में क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। तो यहां पर एक सिंपल सा सेंटेंस मैं आपको बना के बता रहा हूं कि लोआ लोआ क्या कर रहा है। लोआ लोआ अक्सर एनी बिचारी को तीर से डराकर एंट्री कहां पर, उसके घर में करता रहता है।
तो इस कहानी में हमें यह मालूम चल रहा है कि लोआ लोआ एक विलन है जो एनी बेचारी को तीर से डराकर उसके घर में क्या करता रहता है, अपनी एंट्री करता रहता है। तो हम देखते हैं कि इस कहानी में भले ही आपको देखने को मिल रहा है कि लोआ लोआ एनी बेचारी को डरा रहा है, लेकिन यहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर खुश रह सकते हैं, आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपने लोआ लोआ की कहानी से यह सीख लिया कि एस्केलमिंथस जो फाइलम है उसमें हम कैसे उन सभी एनिमल्स के नाम याद रख सकते हैं जो इस फाइलम को बिलोंग करते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लोआ लोआ ने एनी को डराया है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस छोटी सी कहानी से हमने एस्केलमिंथस फाइलम में आने वाले सभी एनिमल्स के जो नाम हैं वो याद लगभग रख लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको जो सेंटेंस बनाकर बताया वो क्या था, लोआ लोआ अक्सर एनी बेचारी को तीर से डराकर एंट्री करता रहता है। तो सबसे पहले लोआ लोआ से आपको केवल याद रखना है लोआ लोआ। लोआ लोआ एक एग्जाम्पल है एस्केलमिंथस फाइलम का जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो लोआ लोआ जो है वो एस्केलमिंथस फाइलम का पहला एग्जाम्पल है जो हमने याद रख लिया। किससे? लोआ लोआ से। अक्सर से आपको याद रखना है एस्कैरिस। तो अक्सर से हम क्या याद रखेंगे? एस्कैरिस। और एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिया गया है और इसको हम ब्रैकेट में राउंड वॉर्म भी कह सकते हैं। वैसे तो हम सभी के सभी एस्केलमिंथस फाइलम में आने वाले एनिमल्स को राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं, पर एस्कैरिस के लिए एक कॉमन नेम राउंड वॉर्म स्पेसिफिकली दिया गया है। एनी से आपको याद रखना है लोआ लोआ अक्सर एनी। तो एनी से आपको याद रखना है एनसाइलोस्टोमा। तो मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं ANCYLOHTOMA। तो एनसाइलोस्टोमा दैट इज हुकवॉर्म। तो यहां पर एनसीईआरटी में इसका भी निकनेम दिया गया है हुकवॉर्म। तो लोआ लोआ से क्या याद रखा आपने? लोआ लोआ ही याद रखना है। अक्सर से आपने क्या याद रखा? एस्कैरिस। एनी से क्या याद रखा आपने? एनसाइलोस्टोमा। अब बेचारी से आपको क्या याद रखना है? तो हम इजीली इसको लर्न कर सकते हैं, बुचेरेरिया। तो बुचेरेरिया जो है दैट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ फाइलेरिया, हाथी पांव, एलिफेंटियासिस। तो बुचेरेरिया जो आपने नाम सुना होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, तो बुचेरेरिया जो है वो एलिफेंटियासिस या फाइलारियासिस जो डिसीज है उसका कॉजेटिव एजेंट होता है। तो बेचारी से हमने क्या याद रखा? बुचेरेरिया। उसके बाद तीर से हमें याद रखना है, तीर से हमें याद रखना है टर्चूरिस। तो TURCHURIS। तो आप तीर से याद रखेंगे टर्चूरिस, दैट इज अनदर नेम ऑफ फाइलम एस्केलमिंथस। तो एस्केलमिंथस फाइलम का ये अनदर एग्जाम्पल है जिसको हम बोल रहे हैं टर्चूरिस। अब ड्राकर से आपको क्या याद रखना है? ड्रैकनक्यूलस। तो ड्राकर से हम याद रखें ड्रैकनक्यूलस। ठीक है ना, ये बहुत इजी तरीका है। और एंट्री से हमें याद रखना है एंटेरोबियस। तो एंटेरोबियस ये एक अनदर एग्जाम्पल है इसी फाइलम का। और रहता से हमें बहुत इजीली याद होगा क्योंकि प्रीवियसली हमने पढ़ लिया है अपने स्टार्टिंग में लेक्चर के रबडाइटिस, जो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिक मैटर रिच सॉइल में रहने वाला एक एस्केलमिंथस एनिमल है। यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि एंटेरोबियस के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, इसको पिन वॉर्म के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है ना, तो इसको अपन पिन वॉर्म भी कहते हैं, किसको? एंटेरोबियस को। उसके अलावा आपको याद रखना है कि रबडाइटिस जो है वो टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग एनिमल है और ये ऑर्गेनिक मैटर रिच सॉइल में रहता है। बुचेरेरिया को आप चाहें तो लिख सकते हैं फाइलेरियल वॉर्म है, ये फाइलारियासिस डिसीज कॉज करता है, इसलिए इसको हम फाइलेरियल वॉर्म कह सकते हैं। तो यहां पर कुछ के मैंने आपको कॉमन नेम बताएं, जिनके मैंने कॉमन नेम बताए उनके कॉमन नेम होते हैं और कहीं ना कहीं वो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो लोआ लोआ अक्सर एनी बेचारी को तीर से डराकर एंट्री करता रहता है। लोआ लोआ फॉर लोआ लोआ, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अक्सर फॉर एस्कैरिस जिसको राउंड वॉर्म कहा जाता है। एनी फॉर एनसाइलोस्टोमा जिसको हुक वॉर्म कहते हैं। बेचारी से हम बुचेरेरिया याद रखेंगे जिसको फाइलेरियल वॉर्म कहते हैं। तीर से टर्चूरिस याद रखेंगे। ड्राकर से ड्रैकनक्यूलस याद रखेंगे। एंट्री से एंटेरोबियस याद रखेंगे जिसको पिन वॉर्म कहा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रहता से हम याद रखेंगे रबडाइटिस जो कि टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग
और एक कह सकते हैं ऑर्गेनिक रिच सॉइल में रहने वाला एनिमल है। तो आगे हम बात करते हैं कि आपने जो भी इस लेक्चर में पढ़ा, देखिए बहुत सारा कंटेंट हमने आपसे डिलीवर्ड नहीं किया, बहुत ही सिलेक्टेड चीजें मैंने आपको बड़े धीमे धीमे पढ़ाकर डिलीवर्ड की हैं। तो आपको क्या करना है, आप याद रखिए कि जो भी मैंने इस फाइलम में आपको बताया आप उसको कंसंट्रेट करिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस लेक्चर को बार बार देखिए और जो भी पॉइंट्स मैंने आपको इसमें लिखवाए हुए हैं उनको आप कंसंट्रेट करके अपनी नोटबुक पर नोट कीजिए। सेकंड चीज़ आपको क्या रखना है, आपको कोई भी फालतू मॉड्यूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी वेरिएशन से बुक्स पढ़ते हैं, कोई रेफरेंस बुक ले लेते हैं, साथ में एनसीईआरटी भी ले लेते हैं, साथ में किसी अदर कोचिंग के नोट्स ले लेते हैं या मॉड्यूल्स ले लेते हैं, और इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल्स को लेने के बाद हम एक फाइलम के ऊपर बहुत सारा कचरा मटेरियल होता है वो अपने दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं और फाइनली हम वो सब चीज़ें भूल जाते हैं जो हमारे लिए नीट एग्जाम के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। तो क्या नहीं करना है आपको फालतू के कोई भी कंटेंट या फालतू के बड़े लंबे चौड़े मॉड्यूल नहीं पढ़ना है। आपको एस्केलमेंथस फाइलम पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ही काम करना है, वो ये है कि एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए, मेरे लेक्चर को ध्यान से देखिए, मेरे लेक्चर में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन के साथ ऐड कर लीजिए। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के अलावा जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं आपको बता देता हूँ। जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे लोआ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उसके बाद मैंने आपको बताया एस्कैरिस, एनसाइलोस्टोमा, बुचरेरिया, टर्चूरिस, ड्रैकनकुलस, एंटेरोबियस, ये सभी के सभी एंडोपैरासाइट्स हैं। यानी कि जितने भी प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं उसमें रबडाइटिस को छोड़कर सभी एंडोपैरासाइट्स हैं। उन एग्जाम्पल्स में केवल रबडाइटिस जो है वो एक फ्री लिविंग टेरेस्ट्रियल एनिमल है जो रिच ऑर्गेनिक मैटर रिच सॉइल में रहता है। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको कंटेंट डिलीवर्ड किया दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। तो हमें 4 प्रकार के कंटेंट पढ़ के अपने दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा और फिर आप वहीं पर चले जाएंगे जहां पर थे, यानी कि इस लेक्चर को देखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, आप कंसंट्रेट मेरे लेक्चर पर कीजिए, आप कंसंट्रेट अपनी एनसीईआरटी पर कीजिए। जो चीज़ें आपको कॉमन मिल रही हैं उनको लिख लीजिए, जो एडिशनल मेरे लेक्चर में उसको आप नोट कर लीजिए, लेकिन इसके अलावा कुछ भी एडिशनल पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। और आगे के लेक्चर में आपसे अगले नेक्स्ट फाइलम जो एनिमल किंगडम का है उसके बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।